हेलो एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला में। आज का विषय है भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावना से। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना आखिर है क्या, इसे कब जोड़ा गया, इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आज बात करते हैं प्रस्तावना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में थोड़ा डिटेल की जानकारी लेते हैं, ताकि प्रश्न अगर डायरेक्ट ना आकर इसके डिटेल से भी आता है तो आपसे उसका उत्तर आना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपने स्कोर को बढ़ा सकें। तो प्रस्तावना के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। इसमें संविधान का सार होता है। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। कई बार ये पूछ ले अगर कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एन ए पालकीवाला ने कहा है। या यूं पूछ ले कि किसे संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया था, जिसे पेश भी किया गया था उन्हीं के द्वारा। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए हैं। तो प्रस्तावना के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे थी, मैंने आप तक पहुंचाया। आप इसको नोट डाउन करें या इनके बारे में जानकारी रखें, ताकि एग्जामिनर कोई भी किसी भी तरह से कोई घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप उसको आसानी से कर पाएं और अपने स्कोर को बढ़ा पाएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। मतलब कहना चाहता है कि जो भारत का संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत किन शब्दों के द्वारा होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य भारत, लोक प्रभुसत्ता भारत, या हम भारत के लोग। तो सबको पता है कि इसका सही आंसर है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग अर्थात संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हम भारत के लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अब गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए कि जो राज्य का प्रमुख होगा वह वंशानुगत ना होकर निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होगा। मतलब एक समय सीमा के बाद इसका चुनाव कराया जाएगा, जो जनता द्वारा चुना जाएगा, अर्थात जनता का जनता के द्वारा शासन। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात राज्य का किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना होगी। तो इसका सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ होगी, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा, सभी धर्म के प्रति सर्वधर्म समभाव की भावना होगी। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो आपको इसका भी आंसर पता है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। पहले ही बता चुका है हमने कि गणतंत्र का अर्थ ही होता है कि जहां पे जनता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से निर्वाचन पद्धति के द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, जो कि एक निश्चित समय अवधि के बाद होता है। तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो इसका सही आंसर होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इंदिरा गांधी का समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल जब था उस समय की बात हो रही है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब सम्मिलित किया गया था, लेकिन विकल्प के अनुसार दो चीजों की बात की गई, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो आपको पहले से ही पता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो आपको प्रश्न पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए कि आखिर प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा क्या गया है कि नहीं है। कई बार बच्चे फंसते हैं कि नहीं है, असत्य है, सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपको प्रश्न बड़े धैर्यपूर्वक पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर आप करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो आपको पता है कि समाजवादी का उल्लेख किया गया है, पंथ निरपेक्ष का भी उल्लेख किया गया है, प्रभुत्व संपन्न का भी उल्लेख किया गया है संविधान के उद्देशिका में, लेकिन लोक कल्याण का जिक्र कहीं पे नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा लोक कल्याण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका आंसर आपको पता है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब आप देखें गणतंत्र से संबंधित एक ही प्रश्न को कितनी भाषाओं में कितने तरीके से तोड़ के शब्दों को बदल के एग्जामिनर पूछता है। तो आप उन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें कि जो चीज़ें पहले रिपीट हो चुकी हैं वो फिर दोबारा पूछी जा रही हैं, तो आपसे उनका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आपको सही आंसर पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब पहले कौन से शब्दों को जोड़ा गया, उसके बाद किस शब्दों को जोड़ा गया, यह एग्जामिनर पूछ रहा है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अर्थात पहले सार्वभौम सत्ता संपन्न को जोड़ा गया, फिर समाजवादी की बात की गई, फिर धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, फिर उसके बाद जनवादी गणतंत्र अंतिम रूप से जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है
सेकुलर का अर्थ है मतलब समाजवाद का, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, अर्थात हम अपने संविधान हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा अर्चनाएं कर सकते हैं। सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप अगर शाब्दिक अर्थ को समझें तो इसका अर्थ है कि किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहने वाला, यानी जो सही मायने में, तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल, उदासीन, ना यहाँ ना वहाँ, मध्य में, मध्य की स्थिति। यानी जो सही मायने में सेकुलर होते हैं वे किसी भी विशेष धर्म विशेष के लिए झुकाव या रंजिश नहीं रखते हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। उत्तर निम्न कूट से चुनकर दीजिए। तो आपको पहले से ही पता था कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यह जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो आपका इसका सही आंसर होता है 1 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं, भाग 3 में देख सकते हैं या भाग 4 में देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है प्रस्तावना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो सबको पता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि अंगीकृत किया गया, ना कि लागू किया गया। तो आपको ऐसे प्रश्नों को विशेष रूप में ध्यान देना है कि प्रश्न एग्जामिनर जो है पूछ क्या रहा है। बच्चे इसमें गलत करते हैं कि 26 जनवरी को मनाया जाता है तो वह संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में से सही करके आते हैं, लेकिन वो दरअसल होता है गलत। तो आप पहले प्रश्नों को पढ़ने का तरीका सीखिए कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सरलता से नहीं पूछेगा, वो फंसाना चाहता है, आप जिसमें फंसते हैं। तो आपको प्रश्न पढ़ना आना चाहिए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। तो जो अंगीकृत करने की बात की गई है प्रस्तावना को, वह संविधान को सॉरी वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसी से संबंधित है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, पूर्ण रूप से तैयार हुआ ना कि लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 नवंबर 1949 को हुआ, 11 फरवरी 1948 को हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का संविधान है वह पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को, तभी अंगीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि लागू करना अलग बात है और अंगीकृत करना अलग बात है। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में बना, 1951 में बना, 1935 में बना या 1950 में बना? तो इसका सही उत्तर है 1950 में, क्योंकि इसी समय पे भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या एक भी बार नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 बार। संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधन किया जा चुका है।
तो अब कब किया गया है यह भी आपको जानना आवश्यक है। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ। वो था इंदिरा गांधी के शासन में आपातकाल के वक्त, जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो किया गया 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय पे। अगला और अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो इसका सही आंसर है प्रजातंत्र, जिसमें हमें सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान होता है। तो आज की इस टॉपिक में प्रस्तावना से संबंधित विषय में यह टॉप जो 25 क्वेश्चन थे ये आपके लिए थे। आप इन्हें पढ़ें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें। उसके बाद क्रम बाय क्रम, टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए यह स्टडी 365 प्रश्नों की श्रृंखला लाता रहेगा, जिसमें आप अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहें और अपनी तैयारी को निखारते रहें। जय हिंद।